स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, उसकी प्रॉपर्टीज और बजट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस होता क्या है। इंडिफरेंस कर्व बेसिकली इसमें जो कंज्यूमर है वो टू कमोडिटीज को लेता है और उस टू कमोडिटीज की कंजम्पशन से उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या होता है, मिलता है। ठीक है, तो वन यूनिट को कंज्यूम करने से या फिर अदर यूनिट की कंजम्पशन को इंक्रीज करने से दूसरे यूनिट में कितना फर्क आता है, वो हम क्या करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे कि उस फर्क को क्या बोलते हैं और साथ ही साथ इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व बेसिकली एक ऐसा कर्व होता है जो कि दो गुड्स के, दो कमोडिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है और वो ये बताता है कि जो कंज्यूमर है वो दोनों गुड्स को जब कंज्यूम करेगा तो उसको सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। देखिए डेफिनेशन, an indifference curve is a curve which represent all those combinations of two goods which give same satisfaction to the consumer। यानी कि यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो दो ऐसे कॉम्बिनेशंस लेगा गुड के जो कि उसको क्या दें, सेम सेटिस्फैक्शन दे। ठीक है, अब जो इंडिफरेंस कर्व है उसको हम ऑर्डिनल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, आइसो यूटिलिटी कर्व के नाम से भी जानते हैं, साथ ही साथ हम इसको हिक्सियन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। तो ये इसके कुछ अदर नेम्स थे। अब इंडिफरेंस कर्व को हम जब भी ड्रॉ करेंगे या फिर हम जब भी उसके बारे में लिखेंगे तो हमें उसकी अजम्पशंस भी पता होनी चाहिए। तो अजम्पशन ये होती है बेसिकली कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल होना चाहिए एंड पॉसेसेस फुल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द रेलेवेंट एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच ही लिव्स। The indifference curve analysis assumes that utility is only ordinally expressible। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कंज्यूमर है वो क्या है, उसको अच्छे बुरे की समझ है, वो रैशनल है, साथ ही साथ उसको पूरी जानकारी है, उसको फुल इंफॉर्मेशन है। किस रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है? जितने भी एस्पेक्ट चल रहे हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जहाँ पे वो रहता है उसके बारे में। ठीक है, और साथ ही साथ जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस होता है ये क्या होता है, एक्सप्रेसिबल होता है। तो ये डिफाइन करेगा कि जो कंज्यूमर है उसको दोनों कमोडिटी को कंज्यूम करके सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है या नहीं मिलती है। ठीक है, पे मैं आपको इंडिफरेंस कर्व को ग्राफ के थ्रू भी बता रही हूँ। तो देखिए मेरे पास क्या है, कॉम्बिनेशन है गुड के ए, बी, सी और डी। ठीक, और साथ ही साथ मेरे पास जो फूड है और क्लॉथिंग है, इनको मैंने क्या लिया है, एज अ कमोडिटी लिया है कि अगर मैं फूड को कंज्यूम करूंगी तो मैं क्लॉथिंग को कितना सैक्रिफाइस करूंगी, अगर मैं क्लॉथिंग को ज़्यादा कंज्यूम करूंगी तो मैं फूड को कितना सैक्रिफाइस करूंगी। ये चीज़ इसमें हम देखेंगे। तो अब ये जो मेरे सामने ग्राफ है, इस ग्राफ में मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में दोनों कमोडिटी को क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। अब यहाँ पे फूड आइटम है और इस तरफ क्या है, मेरा क्लॉथिंग है। ठीक, अब अगर मैंने एक यूनिट फूड को कंज्यूम किया है तो मैंने कितना यूनिट ऑफ क्लोथिंग कंज्यूम किया है, 12। यानी कि मेरे को 1 यूनिट पे कितना कंज्यूम यहाँ पे हो रहा है, सेटिस्फैक्शन 12 का। अब इसी तरह से अगर मैंने 2 यूनिट फूड की कंज्यूम करी है तो मेरे को क्लॉथिंग को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? अगर मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे आना है ना, तो मुझे दूसरी कमोडिटी को, जैसे ही मैं उसकी यूनिट को बढ़ाऊंगी तो मुझे सेकेंड अदर कमोडिटी की यूनिट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। पहले एक को कर रही थी, एक फूड है तो कितना यूनिट ऑफ क्लॉथिंग था, 12। अभी यहाँ पे एक यूनिट मैंने एक्स्ट्रा कर दिया फूड का, तो यहाँ पे क्लॉथिंग क्या हो गया, 6 हो गया, यानी कि डिक्रीज हो गया। अब यहाँ पे फिर से फूड बढ़ा, 3 हो गया, तो यहाँ पे ये 4 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से जब ये 4 हुआ तो ये और भी कम हो गया। तो इसी तरह से ये क्या होता है, डाउनवर्ड की तरफ स्लोप होता जाता है। यानी कि अगर मैंने एक कमोडिटी को कंज्यूम किया है तो दूसरे को मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अगर एक यूनिट एक्स्ट्रा हो रही है तो दूसरे को मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे इसको देखो, फिर से समझने की कोशिश करिए। एन इंडिफरेंस कर्व आईसी इज ड्रॉन बाय प्लॉटिंग द वेरियस कॉम्बिनेशन गिवन इन द इंडिफरेंस schedule। The quantity of food is measured on the x-axis and the quantity of clothing is measured on the y-axis। ठीक है, ये x-axis था, ये y-axis था। अब इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमने डिफाइन करी हैं।
तो मेरा जो कॉम्बिनेशन ए था उसमें क्या था, 1 यूनिट ऑफ फूड एंड 12 यूनिट ऑफ क्लॉथिंग। फिर दूसरे में क्या हो गया, 2 यूनिट ऑफ फूड, 6 यूनिट ऑफ क्लॉथिंग। समझ रहे हैं आप। अब थर्ड यूनिट ऑफ फूड तो 4 यूनिट ऑफ क्लॉथिंग। यानी कि मेरी जैसे जैसे फूड की यूनिट्स बढ़ती जा रही हैं, क्लॉथिंग की जो यूनिट्स हैं वो डिक्रीज होती जा रही हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे सेम सेटिस्फैक्शन कवर करना है ना, इसलिए हो रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको आगे हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, MRS से डिफाइन किया जाता है उसको। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिफरेंस होता है दोनों कमोडिटी का। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने क्लॉथिंग को क्या किया था, 12 यूनिट लिया था और फूड को मैंने 1 लिया था, तब तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आया था। अब जैसे ही मैंने फूड को 2 करा और क्लॉथिंग क्या हो गई, 6 हो गई, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या आया, यानी कि इसमें कितना इफेक्ट आ गया, 6 यूनिट का इफेक्ट आ गया। तो ये होता है MRS। अब इसी तरह से जैसे ही मैंने थर्ड यूनिट को लिया था तो क्लॉथिंग की कितनी यूनिट हो गई थी, 4। तो अब यहाँ पे 6 से 4 पे हो गया क्लॉथिंग, तो कितने का डिफरेंस आया, 2 का। अब यहाँ पे 4 से जब 3 हो जाती है तो कितने का आता है, 1 का। तो ये मेरी क्या थी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसकी वजह से ही क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स रहता है ओरिजिन के। ये एक प्रॉपर्टी होती है, इसको हम आगे अभी पढ़ेंगे। इसकी वजह से क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स रहता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसकी जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है वो क्या है, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है ऑरिजिन से। अभी कॉन्वेक्स का मतलब क्या है, इसकी जो शेप है वो कुछ ऐसी होगी। और क्यों होगी, क्या रीज़न होता है इसका, ड्यू टू डिक्रीजिंग MRS। MRS बेसिकली मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अभी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो कैसा स्लोप करता है, वो डाउनवर्ड स्लोप करता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पे जो हमें लॉस हुआ है, यहाँ पे L को मैंने डिनोट किया है, लॉस को डिनोट किया है L से, गेन को डिनोट किया है G से। तो यानी कि अगर मैंने एक कमोडिटी को क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है, तो उसके बदले में मुझे दूसरी कमोडिटी में कितना गेन हुआ है। और अगर मैंने दूसरी कमोडिटी को क्या किया है, गेन किया है, तो दूसरी कमोडिटी में उसका क्या हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो हमें बताते हैं यहाँ पे। इस वजह से इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। ऑल पॉइंट्स ऑन एन इंडिफरेंस कर्व गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन। अभी इंडिफरेंस कर्व में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो क्या डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यानी कि A भी है तो B है और C है, ये तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। अभी मैं आपको इसको गुड्स के थ्रू भी समझाऊंगी, फिर देखिएगा। हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितना ज़्यादा हायर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हायर होगा। अब देखो यहाँ पे 3 इंडिफरेंस कर्व हैं, तो IC1, IC2 फिर IC3। तो IC3 जो है ना वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बता रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे है। ओके, अभी फिर कौन सा आएगा, IC2 आएगा एंड आफ्टर दैट IC1। अब जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि 2 ICs नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अभी 2 इंडिफरेंस कर्व हैं, कभी भी एक इंडिफरेंस कर्व दूसरे इंडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी, इंडिफरेंस कर्व की। सो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी नंबर हमने डिस्कस करें कि 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें नंबर 1 प्रॉपर्टी है कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन के। और इसका जो रीज़न मैंने आपको बताया है, मेरा बेसिकली जो एम है वो उस रीज़न को क्लियर करना है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो डिक्रीज होता है। इस वजह से इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन से। तो वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बेसिकली वो गैप होता है जो कि दूसरी कमोडिटी की कंजम्पशन को इंक्रीज करने से बढ़ जाता है। जैसे कि मेरी कमोडिटी एक्स है और दूसरी वाई है, अब मैंने एक्स की कंजम्पशन को बढ़ा दिया तो वाई की कंजम्पशन डिक्रीज हुई, तो जो बढ़ने और डिक्रीज होने के बीच में गैप आ गया है ना, वो होता है मेरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो है बजट लाइन। बजट लाइन इज बेसिकली कि मेरी जो इनकम है, मुझे मेरी इनकम जो है उसको खर्च करना है सारा का सारा, ठीक है, यानी कि जो एंटायर मनी है ना मुझे वो स्पेंड कर देनी है।
और उसको स्पेंड करने से, जो मैंने दो कॉम्बिनेशन सेट करे हैं गुड्स के, उसको स्पेंड करने से मुझे देखना है कि मेरी एंटायर मनी किस लेवल पे जाके क्या हो रही है, खर्च हो रही है। तो ये होती है बजट लाइन, यानी कि जो कंज्यूमर है वो अपनी एंटायर मनी को क्या कर देता है, उन टू गुड्स की कंजम्पशन में स्पेंड कर देता है ताकि उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले। और कौन से टू गुड्स की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, जो मैंने इन डिफरेंस कर्व में यानी कि टू कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड लिए थे उनकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, बजट लाइन देखते हैं हम। बजट लाइन और प्राइस लाइन shows all those combination of two goods which the consumer can buy spending his given money income on the two goods at their given prices। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बजट लाइन को हम प्राइस लाइन भी बोल सकते हैं, और बजट लाइन बेसिकली वो चीज़ होती है जब हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना दो गुड्स के इन डिफरेंस कर्व के टाइम, जो हमारे पास दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो उन कॉम्बिनेशन पे जो कंज्यूमर है वो कैसे अपनी मनी को क्या करेगा, स्पेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10,000 रुपीज़ हैं, तो मैं उन 10,000 में से कैसे मनी को स्पेंड करूंगी कि मुझे फूड पे भी खर्च करना है, मुझे क्लॉथिंग पे भी खर्च करना है, तो ये मैं बजट लाइन की हेल्प से करूंगी। अब बजट लाइन को मैंने यहाँ पे क्या किया है, समझाया हुआ है। देखिए ये गुड एक्स है और ये गुड वाई है, यानी कि एक्स एक्सिस पे मेरा गुड एक्स है, वाई एक्सिस पे मेरा गुड वाई है, और ये गई है मेरी प्राइस लाइन। तो इस पे कुछ पॉइंट्स होते हैं। अभी जो प्राइस लाइन पे पॉइंट होता है ना, इसका मतलब ये होता है मेरा सारा का सारा जो मनी है वो मैंने स्पेंड कर दिया है, यानी कि बजट लाइन में मैं आ रही हूँ। समझे, दो जो कॉम्बिनेशंस हैं उनमें मैंने अपनी गिवन मनी को क्या किया है, स्पेंड कर दिया है। तो अगर प्राइस लाइन पे कोई पॉइंट आता है तो वो क्या बताता है कि एंटायर मनी स्पेंड हो गई है, और अगर बजट लाइन के अंदर आता है तो इसका मतलब ये है कि अभी ये अंडर स्पेंडिंग है, मेरा जितना भी इनकम मतलब है वो सारी की सारी अभी स्पेंड नहीं हुई है। और अगर यही पॉइंट बाहर आता ना तो मैं क्या बोलती, अभी तो ये अनअटेनेबल है, यहाँ तक तो मैंने अटेन ही नहीं किया है। तो जो बाहर वाला पॉइंट है वो क्या होता है, मेरा अनअटेबल होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।